लंदन में एक फेमस बिल्डिंग है, वॉकी टॉकी बिल्डिंग। अब वॉकी टॉकी एक टाइप का फोन होता है जिसकी तरह दिखती है ये बिल्डिंग, और इसलिए इसे हम वॉकी टॉकी बुलाते हैं। अब देखो, ये जो बिल्डिंग है ना, ये फेमस है अपनी आसपास की चीजों को जलाने के लिए। इसने एक दिन अपने सामने की दुकान की डोरमैट को ही जला दिया, और एक दिन इसके सामने एक कार पार्क थी और उसके शीशे को इसने पिघला दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा ये कैसे कर पा रही है। तो ऐसा ये कर पा रही है अपने शेप के कारण। अब इसे समझने के लिए हम बात करने वाले हैं कर्व्ड मिरर्स के बारे में। कर्व्ड मतलब कि मुड़ी हुई मिरर्स। अब देखो, तुमने अक्सर देख रखा होगा कि फ्लैट मिरर्स क्या होती हैं। ये तो तुम्हारे घर में भी होगा, लेकिन अगर तुम इसे आगे की तरफ मोड़ दो कुछ ऐसे, तो तुम्हें एक टाइप की कर्व्ड मिरर मिल जाएगी। या फिर तुम अगर इसे पीछे की तरफ मोड़ दो ऐसे, तो तुम्हें दूसरी टाइप की कर्व्ड मिरर मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आगे की तरफ मुड़ी हुई कर्व्ड मिरर्स के बारे में, और इसे हम बुलाते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव इसलिए क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, ये वाली साइड, ये देखो, ये केव बना रही है, एक गुफा की तरह दिख रही है हमें। अब इस कॉनकेव मिरर के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आओ प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है एक प्लेन मिरर, और इसकी जो राइट साइड है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, और इसकी पीछे वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड, इसे मैंने पॉलिश कर रखा है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक प्लेन मिरर पे पैरेलल रेस इंसिडेंट हो कुछ ऐसे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, पैरेलल ही जाने वाले हैं वापस। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा हो कि ऐसा कैसे होता है, तो आओ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके इसे समझ लेते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, और ये मिरर पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट है। अब देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैं सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूं। नॉर्मल मतलब कि एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो मिरर के सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मैंने ऐसे ही बाकी दोनों रेस के लिए भी नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। अब देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, ये दोनों ही एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल ये तो जीरो होने वाला है। अब यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी होना चाहिए जीरो, यानी कि ये रे बिल्कुल ऐसे ही इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाने वाली, ऐसे ये रिट्रेस करने वाली है अपने पाथ को, और ऐसे ही ये दोनों रेस भी अपने पाथ को रिट्रेस करने वाली हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो अगर तुम केवल रिफ्लेक्टेड रेस पे फोकस करो तो तुम्हें दिखेगा कि रिफ्लेक्टेड रेस भी एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। तो यानी कि प्लेन मिरर के केस में अगर पैरेलल रेस इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल ही जाती हैं। अब आओ देखते हैं कि कनकेव मिरर के केस में क्या होता है। अगर मैं कनकेव मिरर पे पैरेलल रेस को इंसिडेंट करवाऊं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन आओ इसके पहले मैं तुम्हें ये दिखा दूं कि कॉनकेव मिरर दिखती कैसे है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बना लिया है एक 3D प्लेन मिरर। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है एक अच्छी डायग्राम बनाने की। देखो, ये जो फ्रंट सरफेस है ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का, और ये पीछे वाले सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया है। अब मैं इस मिरर को मोड़ने वाला हूं आगे की तरफ ऐसे, एक चम्मच के शेप में कुछ ऐसे। ये देखो, ये हो गया चम्मच का हैंडल। वैसे इस पे अभी हम फोकस नहीं करते हैं। हाँ, तो देखो, क्योंकि मिरर का ये आगे वाला पोर्शन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था और मैंने इसे आगे की तरफ बेंड किया है ना, तो इसलिए अब ये जो चम्मच है इसका अंदर वाला पोर्शन ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग, और इसका बाहर वाला पोर्शन ये हो जाएगा पॉलिश्ड सरफेस। अब देखो, इसी शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस मिरर की ये जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, ये अंदर की तरफ है, ये केव बना रही है, गुफा बना रही है, इसलिए इसे हम कॉनकेव बुलाते हैं। अब अगर तुम इसी को फ्रंट व्यू से देखो, मतलब कि यहां से देखो, तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है, एक सर्कल की तरह, और अंदर में तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन दिखने वाला है। अब इसी को अगर तुम साइड से देखो, जैसे कि हम देख रहे हैं, लेकिन एकदम साइड से देखो, तो ये कुछ ऐसे शेप पे दिखने वाली है। अब फिजिक्स में हम अक्सर बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर्स की। अब हमेशा ऐसा अच्छा सा डायग्राम बनाना ये तो बहुत ही समय ले लेगा ना यार, तो इसलिए मैं शॉर्ट में ये डायग्राम बना के तुम्हें दिखाने वाला हूं। तुम हमेशा समझ जाना कि ये डायग्राम मतलब कॉनकेव मिरर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड ये एक केव बना रही है, गुफा बना रही है। अब आओ अपने ओरिजिनल चीज पे वापस आते हैं। हमने लिया था एक फ्लैट मिरर, और जब हमने इस पे पैरेलल रेस इंसिडेंट करवाई थी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही वापस आ रही थी। अब फिर हम ये पूछ रहे थे कि अगर मैं कॉनकेव मिरर पे अगर पैरेलल रेस को इंसिडेंट करवाऊं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाने वाली हैं। तो देखो, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये हो गई मेरी एक इंसिडेंट रे, और ये मिरर पे इंसिडेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो देखो, इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल को ड्रॉ कर दूंगा, मतलब कि परपेंडिकुलर को, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पता कर लूंगा। लेकिन देखो,
ये पार्ट, ये तो कर्व्ड मिरर है ना यार। अब कर्व्ड मिरर पे परपेंडिकुलर ये कैसे ड्रॉ करते हैं? तो देखो मैं क्या करने वाला हूं कि इस छोटे से हिस्से को, मिरर के इस छोटे से हिस्से को मैं एक स्ट्रेट लाइन मान लेने वाला हूं, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, और उसके बाद मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने वाला हूं। देखो वैसे तो ये वाला हिस्सा ये भी कर्व्ड पार्ट है, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही छोटा हिस्सा है पूरे मिरर का, इसलिए मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं। जैसे कि देखो तुम्हारी धरती, ये भी तो राउंड है ना, ये भी तो कर्व्ड है, लेकिन अगर तुम जमीन पे खड़े हो तो तुम्हें अपने आसपास की रीजन ये फ्लैट दिखाई देने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास की रीजन ये बहुत ही छोटा हिस्सा है पूरी बड़ी धरती का, और इसलिए इसे हम फ्लैट मान सकते हैं। तो देखो वैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया है, और ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इतने ही एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है ये रे। तो यहाँ मैंने रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लिया है। हाँ, अब इस रे की बात करते हैं। ये रे इंसिडेंट है इस पॉइंट पे। सिमिलरली मैं इस छोटे से पार्ट को फ्लैट मान लेने वाला हूँ, स्ट्रेट लाइन मान लेने वाला हूँ, और फिर यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ नॉर्मल को, यानी कि परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल ये तो 0 डिग्रीज है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, और रिफ्लेक्टेड एंगल ये भी 0 डिग्री पे ही जाने वाला है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे ये रिट्रेस करने वाली है अपने पाथ को। तो ये मैंने बना दी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इसकी बात करते हैं, इस रे की। ये रे इंसिडेंट है इस पॉइंट पे, ये इसे मैंने मान लिया फ्लैट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और यहां मैंने ड्रॉ कर दी एक नॉर्मल। ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे, तो ये मैंने बना दी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये जो पर्टिकुलर शेप का कनकेव मिरर है ना, ये पैरेलली इंसिडेंट रेस को पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जैसे कि हमारा प्लेन मिरर कर रहा था, बल्कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सारी रिफ्लेक्टेड रे ये एक पॉइंट से पास होकर गुजर रही हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से। अब देखो इस पर्टिकुलर शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक। ये स्फेरिकल नहीं है बल्कि पैराबोलिक है। अब इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन बस तुम अभी ये समझ लो कि हमने मिरर को इतना मोड़ा है, एग्जैक्टली इतना मोड़ा है कि ये सारी पैरेलल इंसिडेंट रेस को एक पॉइंट के टुवर्ड्स बेंड कर दे। अब यहाँ पे अगर और भी ज्यादा रेस होती ना, ये मैंने कुछ दिखा रखा और रेस को, तो ये सारी रेस इस पॉइंट के थ्रू पास करती। अब देखो इस पर्टिकुलर चीज को हम इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं। अगर अलग अलग चीजें एक पॉइंट पे मिलें तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्ज करना। तो यानी कि ये पर्टिकुलर शेप का मिरर ये पैरेलल इंसिडेंट रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा रहा है। अब इस पॉइंट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे हम बुलाते हैं फोकस, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एफ से। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिरर इंसिडेंट रेस को इस पॉइंट पे फोकस करवा रहा है। सोचो कि इस पॉइंट पे कितनी ज्यादा ब्राइटनेस होने वाली है, क्योंकि ये सारी लाइट ये इस पॉइंट में ही तो पड़ रही है, और यहाँ पे कितना ज्यादा हीट होने वाला है। तो देखो अब हम इसकी मदद से हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए तैयार हैं कि हमारी जो बिल्डिंग थी ना, ये वाली वॉकी टॉकी बिल्डिंग, ये अपने आसपास की चीज़ों को जला क्यों देती है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें आंसर बताऊं, क्यों ना तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से पता करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो बिल्डिंग का जो फ्रंट सर्फेस है ना, ये ग्लास का बना हुआ है। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये ट्रांसपेरेंट है और उसके पीछे की चीज़ें तुम्हें दिख रही होंगी। तो देखो ग्लास ये लाइट रेस को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये मिरर का बना हुआ होता तब तो ये सारी लाइट रेस को ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर देता, लेकिन देखो ग्लास भी थोड़ी बहुत लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है। और क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही बड़ी है ना, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी लाइट रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाने वाली हैं। अब देखो दूसरी चीज़ ये कि ये बिल्डिंग का जो फ्रंट पार्ट है इसका शेप देखो ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये कर्व्ड है हमारे चम्मच की तरह, यानी कि थोड़ा बहुत ये इस कनकेव मिरर की तरह शेप्ड है। अब देखो इससे होगा क्या कि जो भी लाइट रेस इस पे इंसिडेंट होने वाली है, ऐसे सन की लाइट रेस, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ये एक पॉइंट पे ही कन्वर्ज करने वाली हैं, एक पॉइंट पे ये फोकस होने वाली हैं। और क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ना, तो यानी कि ये बहुत सारी सनलाइट को यहाँ पे फोकस कर देने वाला है। तो क्या होगा कि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होने वाली है, और इसलिए जो भी चीज़ इस पॉइंट पे रखी होगी वो जल जाने वाली है। और इसलिए हमारी ये जो बिल्डिंग है ना, ये आसपास की चीज़ों को जला देती है। अब यहाँ पे हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पे जब मैंने सनरेज को बनाया था ना, तो मैंने उन्हें पैरेलल दिखाया था। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि राम, सनरेज पैरेलल कब से होने लगी? देखो जब भी हम सनरेज बनाते थे तो सन से निकलने वाली रेस ये तो एंगल पे निकलती है ना, तो ये पैरेलल कैसे हो गई? देखो तुम्हारा सवाल बिल्कुल ही सही है, लेकिन देखो इस केस में हमारे बिल्डिंग पे जो रेस पड़ रही है ना, सन की रेस, उसे हम ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं। आप इसे समझते हैं। ये मैंने इसे थोड़ा सा डिम कर दिया है। ये मान लो कि एक छोटी सी कनकेव मिरर है और ये सन के बहुत ही पास है। अब देखो
ये जो टॉप मोस्ट रे है इस मिरर पे और ये जो बॉटम मोस्ट रे है, इन दोनों के बीच की एंगल ये तो बहुत ही बड़ी एंगल तुम्हें दिख रही होगी। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये अराउंड 20-30 डिग्रीज का एंगल होने वाला है। लेकिन अगर मैं इस मिरर को बहुत ही दूर ले जाऊं, ये कहीं यहां ले आते हैं इस मिरर को, हाँ, तो इस केस में मिरर पे जो रेस पड़ रही हैं ये मुझे ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही हैं। इन दोनों रेस के बीच में अगर मैं एंगल को नोट करूँ ना, तो ये तो बहुत ही कम एंगल है, ऑलमोस्ट 1 डिग्री या उससे भी कम। अब अगर ऐसे ही करते करते मैं मिरर को और पीछे ले जाऊं, तो इस पे पड़ने वाली रेस के बीच का जो एंगल है ना, ये और कम होता चला जाएगा। तो यानी कि अगर मैं मिरर को ये सन से बहुत ज़्यादा दूर रख दूं, तो उस केस में जो मिरर पे मेरी रेस पड़ रही होंगी उसे मैं ऑलमोस्ट पैरेलल अज्यूम कर सकता हूं। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि राम कितना दूर रखना काफ़ी होगा, 1 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर? तो देखो, मिरर और सोर्स ऑफ लाइट इन दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि मिरर की साइज इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ये बहुत ही छोटी हो जाए। देखो, हमारी मिरर अभी यहाँ इतनी दूरी पे रखी हुई है और मिरर की जो साइज है ये बहुत ही छोटी है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस, और इसलिए ये जो दो रेस है ना, ये हमें ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही है। लेकिन अगर इसी डिस्टेंस पे मैं एक बड़ी मिरर को डाल दूं ताकि मिरर की साइज और ये डिस्टेंस ये कंपैरेबल हो जाए, तो उस केस में मिरर की जो टॉप मोस्ट रे होगी और जो बॉटम मोस्ट रे होगी ना, ये तो बहुत ही बड़ा एंगल बना रही होंगी, इन्हें हम पैरेलल नहीं मान सकते हैं। तो वैसे ही देखो, हमारी धरती के केस में अगर ये इसे मैं सन मान लूँ, इतना बड़ा सन हो गया, तो हमारी धरती ये तो एक छोटी सी डॉट होने वाली है यहाँ पे। और हमारी ये जो वॉकी टॉकी बिल्डिंग है ये तो बहुत ही छोटी है धरती के कंपैरिजन में भी। तो यानी कि बिल्डिंग की साइज ये बहुत ही छोटी है इन कंपैरिजन टू बिल्डिंग और सन के बीच का डिस्टेंस। तो उस केस में जो सनराइज बिल्डिंग पे पड़ रही होगी ना, उसे हम ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं आसानी से। आओ वीडियो को समराइज कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा। देखो, अगर तुम एक प्लेन मिरर लो और इसे अंदर की तरफ कर्व कर दो, बेंड कर दो, ताकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये केव बनाए, तो हमें मिल जाता है कॉनकेव मिरर। और अगर इस मिरर पे पैरेलल रेस इंसिडेंट हो, तो ये मिरर उसे रिफ्लेक्ट कर देती है ऐसे कि सारी लाइट एक पॉइंट पे फोकस हो जाए। अब इसीलिए हमारी जो वॉकी टॉकी बिल्डिंग है ना, ये आसपास रखी हुई चीज़ों को जला देती है।